तो एक है ना, ये अभी भी होता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, किसी भी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उनके अड़ोसी पड़ोसी बधाइयां भेजते हैं, है ना। आप कभी नोटिस करना, बोले बोले पाकिस्तान में बनाओ, हमारी पाकिस्तान से नहीं बनती, तो भी आप आएगा प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को फोन करके बधाइयां। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप बने तो पूरी दुनिया ही भेज रही बधाई, तो वो माई बाप है यार दुनिया का। या कहीं का जापान का बनेगा तो भी भेजेंगे सब लोग। इवन मोदी जी तो अपने ट्वीट करते हैं मेरे दोस्त के प्रधानमंत्री बनने पर, है ना, बधाई हो, सब इस वगैरह। मोदी जी बनेंगे तो अड़ोस पड़ोस वाले सारे के सारे भेजेंगे। वैसे के वैसे जब प्रताप राजा बने तो अकबर की तरफ से भी बधाई आएगी। तो वो जो बंदा आया, पहला बंदा जो बधाई लेके, वो कौन है? कौन सी अच्छा बात करने वाला बंदा था। उसने कहा भाई महाराणा प्रताप, हमारे राजा अकबर की तरफ से तुम्हें हृदय के अनंतिम गहराइयों से खूब सारी शुभकामनाएं कि तुम नए नए राजा बने हो। प्रताप ने कहा थैंक यू, कब्बू की ओर लाया था, मैं फोटो खिंचवा लेते हैं एक साथ। और अकबर ने वो एक बात करने के लिए भी कहा है तुमसे, हाँ बताओ, कि वो तुम्हारे पिताजी उदय सिंह ने तो हमारे साथ संधि नहीं की, हम संघर्ष की नहीं सहयोग की नीति अपनाना चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ सहयोग करना चाहते हो? प्रताप ने करना, पक्का सोच लो, अरे डन एकदम। कोर्ची गैर कोर्ची ने जाके कहा कि भाई महाराणा प्रताप तो संधि करने के लिए तैयार है। तो अकबर को लगा कि यार कहां का राजा महाराणा प्रताप? मेवाड़। मेवाड़ कहां पड़ता है? राजस्थान। तो क्यों ना किसी राजस्थानी को भेजा जाए जो बात को थोड़ा ढंग से कर पाए, है ना। और यंग लड़का राजा बना है तो क्यों ना किसी यंग लड़के को भेजा जाए। महाराणा प्रताप के दरबार में आमेर के राजा रहते थे, भगवंत दास। कौन है? कहां के राजा? जयपुर को पहले क्या बोलते थे? आमेर। और आमेर के राजा कौन है? भगवंत दास। भगवंत दास के बेटे का नाम है मान सिंह। बेटे का नाम क्या है? मतलब अमान सिंह आमेर का राजकुमार और भगवंत दास कौन है? आमेर का राजा। तो उनका राजकुमार मान सिंह, तुम आजकल फ्री हो? मान सिंह ने कहा तो यार तुम जाओ महाराणा प्रताप से बातचीत करके आओ। मान सिंह ने कहा ठीक है। तो महाराणा प्रताप से बातचीत करने के लिए 2 नंबर पर कौन है? मान सिंह। कहां का राजकुमार है? आमेर का राजा कौन है? अच्छा, प्रताप को पता चला कि मुगलों की तरफ से बातचीत करने के लिए कौन है? मान सिंह। मान सिंह है कौन? आमेर का राजकुमार। तो कहा ठीक है भाई, यदि राजकुमार बातचीत करने के लिए आए तो हमारा राजकुमार भेज दिया जाए। प्रोटोकॉल यही कहता है। रक्षा मंत्री आए तो रक्षा मंत्री मिले, विदेश मंत्री आए तो विदेश मंत्री, और प्रधानमंत्री आए तो प्रधानमंत्री मिले। तो इधर महाराणा प्रताप के बेटे, उनका नाम है अमर सिंह। क्या नाम है? तो बातचीत करने के लिए किसको भेज दिया गया? अमर सिंह बातचीत करने के लिए। मान सिंह का ईगो हर्ट हुआ। मान सिंह ने कहा यार मैं अकबर का दूत हूं, महाराणा प्रताप खुद आए, ये अमर सिंह कैसे आ गया? और उसने पूछा अमर सिंह से, रात को डिनर के ऊपर वो बातचीत होनी थी, भाई तुम्हारे पिताजी कहां पर है? तो अमर सिंह का पिताजी तो बीमार है, पेट दर्द कर रहा है पिताजी का। और मान सिंह ने वो डिनर वाले बर्तन वर्तन उछाल दिए वहां पे, और कहते पिताजी को जाकर कह देना पेट दर्द तो ठीक करना आता है, लोग मान सिंह अच्छा कहते हैं मेरे को। और वहां से वो पेड़ पीटता आगे बढ़ा। अमर सिंह और बदमाश था। अमर सिंह ने कहा मान सिंह वो पेट दर्द ठीक करने के लिए आए ना, तो अकेला मत आना, अकबर को लेके आना, दोनों को हम ठीक कर देंगे इस बार तुम्हारा। अब मान सिंह गुस्से में यहां से एकदम आग बबूलान वहां गया अकबर के पास, अभी कभी मुझे सेना दो। अरे हुआ क्या? बात क्या हुई? बात हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? प्रताप ने कुछ तो कहा होगा। तो प्रताप आया ही नहीं। तो कौन आया था? तो अमर सिंह आया था। क्यों? तो उनका कहना राजकुमार आएगा तो राजकुमार बात करेगा। तो प्रताप ने मेरे से बातचीत नहीं की और मैं बदला लूंगा, और अभी कभी मुझे सेना दो। जून का महीना था जब मान सिंह बातचीत करने के लिए आया था। तो अकबर ने कहा भाई गर्मी पड़ रही है, मान सिंह को तो साइड में लेके जाओ, माउंटेन ड्यू पिलाओ इसको। और अकबर के एग्जैक्टली समझ में आ गया, हाँ भाई सही है, राजकुमार जाएगा तो राजकुमार मिलेगा, इसका मतलब राजा जाएगा तो राजा मिलेगा। और अकबर ने भगवंत दास जी की तरफ देखा, भाई आमिर के राजा कौन थे? भगवंत दास। भगवंत दास जी ने कहा बैग पैक है, जा रहा हूं सर, 11:30 बजे गाड़ी है अपनी। अब अगली बातचीत करने के लिए कौन है? वो पहले बेटा है, बाद में पिताजी है। अब भैया प्रताप ने मुलाकात की। भगवंत दास जी ने कहा कि भगवंत महाराणा प्रताप, हम आमेर वालों ने तो पहले ही संधि कर लिया। आमेर वाले 1562 में अकबर के साथ संधि कर लेते, 1562 जिस साल मेड़ता पे कब्जा हुआ था। तो हमने संधि कर रखी है, ठीक है यार तुम भी संधि कर लो, क्यों फालतू में लड़ाइयां करते हो? अकबर तो खुद ही कहता है हमें संघर्ष की नीति नहीं अपनानी। कैसी नीति अपनानी है? प्रताप ने कहा देखो भगवंत दास जी, आज के लगभग 50 साल पहले मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े थे, सांगा और बाबर। खानवा की लड़ाई में एक अकबर का दादा, एक महाराणा प्रताप का। और उसमें आपके दादाजी पृथ्वीराज आमेर वाले हमारी तरफ से लड़ने के लिए आए थे। आज चलो हम मान लिया हम कमजोर हो गए, मेवाड़ इतना शक्तिशाली नहीं है, आमेर वाले तुम तो आजकल शक्तिशाली हो। एक काम करो, अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, आपकी सेना में आगे लड़ लूंगा, लेकिन मैं अकबर की तरफ से कभी भी लड़ने के लिए या अकबर के साथ किसी प्रकार का सहयोग। भगवंत दास जी ने कहा तुम्हारी मर्जी भाई रे, हम तो आज लड़े। तो भगवंत दास जी वापस चले गए। भगवंत दास जी ने जाके अकबर का भाई वो किसी भी तरीके से मानने वाला। अकबर को लगा नहीं यार, वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने भेजा निर्मला सीतारमन। किसको भेजा? कौन है निर्मला सीतारमन? अकबर का वित्त मंत्री कौन था?
टोडरमल जी को भेजा। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे कहा महाराणा प्रताप, मैं तो अकबर का वित्त मंत्री हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, और मेरे को पता अकबर के पास धन की कोई कमी, 1000 साल भी लड़ेगा तो भी उसके धन समाप्त, तुम रुपए कहां से लाओगे, इसमें तेरा घाटा उसका। महाराणा प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लो चाय के साथ, अकेली चाय सही नहीं रहती है। चाय चाय वगैरह पिलाई टोडरमल जी को, फिर कहा जाओ और जाके अकबर को कहना लड़ाई की तैयारियां कर ले, है ना, फालतू में लव लेटर भेजने बंद करें। काय की संधि है, किस बात की सहयोग की नीति है, हम कोई सहयोग की नीति अकबर के साथ अपनाएंगे। तो जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाए फिर क्या होगी, लड़ाई। इस बार लड़ाई वो हुई जिसे आप बचपन से पढ़ते आए थे, हल्दी घाटी। कौन सी हुई थी, खुद लड़ाई में आया नहीं था, है ना। अकबर अजमेर तक आया था, कहां तक आया था, दिल्ली से रवाना हुए अजमेर तक आए, अजमेर में आगे मीटिंग की, कैसे लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे, कैसे जाएंगे। और अकबर ने अजमेर में आगे मान सिंह को कहा था कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मान सिंह ही कह रहा था मुझे सेना दो, मैं लड़ने के लिए जाऊंगा। तो फिर युद्ध करने के लिए किसको भेजा गया, मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया, हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी युद्ध से पहले मान सिंह कई युद्धों में लड़ने के लिए गया होगा, लेकिन अकबर की तरफ से वो सेनापति, तो पहली बार इंडिपेंडेंट कमांडर, स्वतंत्र रूप से तू ही है जो करने वाला है। वो कौन से युद्ध में, सुनना देखो बात, रामसा तोमर ग्वालियर के राजा थे। कहां के राजा थे, ग्वालियर। महाराणा प्रताप के साथ उनकी रिश्तेदारी है, इनके बेटे की शादी महाराणा प्रताप की बहन के साथ हो रखी थी, और अकबर से इनकी बनती नहीं थी। दोनों चीजें, रिश्तेदार की लड़ाई है वैसे चलना है, अकबर से बनती भी नहीं है तो वैसे चलना है। तो रामसा तोमर कहां से है, हाकिम खान सूर। वापस सुनना देखो, हाकिम खान सूर एक अफगान सेनापति था। कौन था, अच्छा, भारत के अंदर जब बाबर आया था तो भारत में दिल्ली पर राज कौन कर रहा था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था, अफगान। बाबर था मुगल। बाबर कौन था, मतलब अफगानों का राज भारत में किसी ने समाप्त किया था, किसने किया, मुगलों ने। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती, इसलिए भारत में जब कभी भी मुगलों से कोई तीसरा लड़ता, अफगान उस तीसरे के साथ जाते कि ये मुगलों का दुश्मन है तो अपना क्या है, दोस्त है। इसलिए हमने पढ़ा खानवा की लड़ाई के अंदर सांगा जब मुगलों से लड़ रहा है, बाबर से लड़ रहा है, तो अफगान किसके साथ, सांगा किसके साथ है, सांगा। महमूद लोदी इधर ही बैठा था, युद्ध के अंदर था महमूद लोदी। इस बार हाकिम खान सूर एक अफगान सेनापति है, अपनी सेना लेके इधर उधर अब मुगलों के खिलाफ लड़ता है, और उसको पता चला कि महाराणा प्रताप मुगलों के खिलाफ बड़े बड़े लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। हाकिम खान सूर आया महाराणा प्रताप के पास और कहा प्रताप तुम संघर्ष करो, हाकिम खान सूमार तुम्हारे। तो अफगानों की सेना लेके कौन है, बस वाले कृष्णदास चुंडावत को तो समझ में आता है कि मेवाड़ के हरावल में सोलुम्बर का सामंत जाएगा, और सोलुम्बर का सामंत मेवाड़ के अंडर में तो वैसे जाएगा। पर बाकी लोग आप देखिए, अब इस बात को नोटिस कीजिए कि रामसा तोमर और हाकिम खान सूर का आना ये दिखाता है कि प्रताप ने उन लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश की है जो मुगलों के खिलाफ है। इसका मतलब प्रताप गठबंधन बनाना जानता है। क्या बनाना जानता है, उनको पता है यार अकेले पार नहीं पड़ती, लोग साथ में जुड़ने जरूरी है। संगठन, ऑर्गेनाइजर वाली जो एक भूमिका होती है वो प्रताप में बहुत अच्छी है। और देखिए हाकिम खान सूर मुसलमान है ना, इसका मतलब प्रताप के अंदर किसी प्रकार की हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। हाकिम खान सूर उनके साथ में खड़ा, हाकिम खान बड़े गजब योद्धा थे हाकिम खान सूर। और हाकिम खान सूर हल्दी घाटी युद्ध में सबसे आगे आगे हरावल में जाके लड़े थे। मैं तो लास्ट वाले जब नाम को देखता हूं तो मुझे बड़ा जोरदार लगता है कि राणा पूंजा किसकी सेना लेके आए थे, आज के 500 बरस पहले वो भीलों की सेना लेके आए। इसका मतलब भील लड़े, युद्ध के मैदान में साथ लड़े, एक झटके में आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी है। फिर भेदभाव तो होगा ही नहीं ना भाई। सेना में लड़ते महाराणा प्रताप ने भीलों को ये थोड़ी कहा होगा कि तुम थोड़ा अलग लड़ो और मैं अलग लड़ता हूं, टच मत हो जाना यार। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि साहब भीलों का पानी अलग रखो और हमारा पानी अलग रखो। ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि साहब भीलों का खाना अलग बनेगा और बाकी सैनिकों का खाना अलग बनेगा। सब मिलजुल के लड़े होंगे। आज के 500 बरस पहले आप समाज में सुधार कर रहे थे। समाज कितना मानता है कितना नहीं मानता वो अलग है, पर आप इंडिविजुअली अपने लेवल पर जो कर सकते हो वो ये है कि जब आपको लगा कि नहीं ये लोग मेरे साथी हैं, ये मेरे साथ के अंदर खड़े हैं, तो वो युद्ध के मैदान के अंदर साथ लेने के लिए आए। तो कौन से युद्ध की बातें हैं सारी, क्या नाम युद्ध का, दोबारा नाम बोलो, घाटी, हल्दी घाटी। क्या नाम है, दो पहाड़ियों के बीच की जगह है ना घाटी। दो पहाड़ियां, एक तरफ की पहाड़ी का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। क्या नाम है, एक तरफ की पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियां। कौन कौन सी, एक तरफ तो कौन सी गोगुंदा, एक तरफ कौन सी खमनोर। इनके बीच में ये दर्रा जो बनता है यहां पर, ये हल्दी घाटी है। महाराणा प्रताप इस बात को जानते थे कि अपनी सेना कम है और दुश्मन की सेना ज्यादा है, इसलिए मैदान के अंदर लड़ेंगे तो अपने को नुकसान ज्यादा होगा। इसलिए ऐसी जगह लड़ा जाए जहां दुश्मन की सेना पूरी नहीं आती हो। तो अगर दुश्मन की सेना इधर से आ रही है तो अपने लोकेशन यहां ली जाए, क्योंकि वो घाटी के अंदर से आएंगे तो इसलिए पूरी सेना एक साथ आएगी, थोड़े थोड़े लोग आएंगे, अपने आगे तैयार रहो। तो शुरुआत में यहां पर खड़े रहते हैं। यहाँ पास में से, यहाँ खमनोर के पास एक नदी निकलती है बनास,
कौन सी नदी निकलती है? तो बनास के पास में हल्दी घाटी की लड़ाई है, खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में। और जैसे मुगलों का इधर आना हुआ, मुगलों ने इधर से हमला किया। मेवाड़ वालों का शुरुआत का हमला इतना भयंकर था कि पूरी घाटी में दौड़ा दौड़ा के मारा था। मुगलों का एक इतिहासकार इस युद्ध के मैदान में खुद था, उसने कहा भाई साहब बनास के पास में 16 किलोमीटर वापस भागे थे, हालत खराब कर दी थी। जब वो घाटी क्रॉस करते हैं ना, तो यहां जो मैदान बनता है ना बाद में, उस मैदान का नाम है बादशाह बाग। क्या नाम है? तो पहले लड़ाई घाटी की लड़ाई है, तो घाटी की लड़ाई है वो तो कौन सी है? हल्दी घाटी। बाद में लड़ाई मैदान में शिफ्ट होती है, वो कौन सी है? बादशाह बाग। तो क्रॉस करके उस मैदान के अंदर पहुंचते, जब मैदान के अंदर पहुंचे ना, तब बाद में महाराणा प्रताप ने देखा कि उधर लीड कौन कर रहा है? मानसिंह। और मानसिंह अपने हाथी पे बैठा था। मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? और महाराणा प्रताप को लगा यार ये क्या तरीका, और मैं अकबर से लड़ू समझ में आता है, पर ये मानसिंह क्या कर रहा है यहाँ पे? कभी बाप बेटे समझाने के लिए आ जाते हैं, अब ये मेरे से यहाँ पर लड़ने के लिए आ गया। और उसको लगा कि यार बाकियों को बाद में देखते हैं, पैसे मानसिंह को सलटाते हैं। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या? तो चेतक को लेके और एकदम उधर उसके सामने की तरफ जाते हैं, मानसिंह के सामने की तरफ जाते हैं। अब मानसिंह मुख्य सेनापति है मुगलों का, तो अकेला तो खड़ा नहीं होगा, चारों तरफ सिक्योरिटी खड़ी करेंगे भाई, सेनापति तक नहीं पहुंचना चाहिए जल्दी से कोई आदमी। महाराणा प्रताप उस सिक्योरिटी को काटते पीटते एकदम पास तक पहुंच जाते। तो मानसिंह के ठीक सबसे आगे, उसके हाथी के आगे एक घुड़सवार खड़ा है जो मानसिंह का पर्सनल बॉडीगार्ड है। तो बाकी सेना मर जाए पर सबसे पहले बचाने का काम करेगा बहलोल खान। क्या नाम था? वो डाकी टाइप का आदमी जो बॉडीगार्ड बाउंसर्स, आज भी देखो नेताओं के साथ बाउंसर चलते हैं तो बड़े बड़े होते हैं, तो वो तो और योद्धा टाइप का आदमी था। तो बहलोल खान खड़ा, तो बहलोल खान को क्रॉस करना तो और बड़ी बात थी। महाराणा प्रताप के एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ में तलवार है। बहलोल खान की तलवार मारी है, बीच में से चीरा है, आधा बहलोल खान इधर आधा बहलोल खान इधर। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज न तेन पातल ने कर एक। जरासंध बहलोल के, या तो भीम ने मारा था जरासंध को, किसको मारा था? या महाराणा प्रताप ने किसको मारा था? बहलोल। जरासंध बहलोल के वध में, वध मतलब मार देना उनको, वध में यह व्यतिरेक, उनमें एक अंतर है। भीम कियो दो भुज न थे, भीम ने जब जरासंध को मारा था तो भीम ने दोनों टांगे पकड़ के चीर दिया था बीच में से, पर भीम ने दोनों हाथ लगाए थे, दोनों टांगे पकड़ने के लिए दोनों हाथ लगा के बीच में से चीरा था। पातल नहीं कर एक, महाराणा प्रताप का तो हाथ ही एक काम किया, दूसरे ने तो काम ही नहीं किया भाई साहब। हाथ तो बहलोल खान को मारा, बहलोल खान को मारने के बाद प्रताप के पास भाला था, उन्होंने भाला फेंका मानसिंह के ऊपर। मानसिंह जहां हाथी पे बैठने की जगह होती है उसको बोलते हैं होदा। क्या बोलते हैं? तो मानसिंह उस हौदे में नीचे होता है, नीचे होता है तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। मानसिंह बड़ा अच्छा सेनापति था। मानसिंह ने अपने हाथी की सूंड में एक चाकू लगा रखा था। चेतक, अच्छा आप घोड़े पर बैठ के हाथी पे भाला नहीं फेंक सकते, हाथी ऊंचा होता है, पर चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। कहते चेतक ने अपने दोनों अगले पैर हवा में टिका दिए थे, यूं सीधा पिछले पैरों पे खड़ा हो गया था, तो आप ऊपर जाकर मार पाओगे। तो वो जब अपने पैर वापस नीचे उतार रहा था ना, तो हाथी की सूंड के ऊपर से उसके पैर आए, तो हाथी की सूंड में चाकू था, तो उसके आगे वाले दोनों खुर कट गए। खुर समझते हो? मैं कहता हूं अपने जब नाखून काटते हैं ना, और कोई नाखून थोड़ा सा ज्यादा कट जाए, तो 3 दिन तक उस अंगुली से खाना नहीं खाते, ऐसे खाना खाते हैं, वो अंगुली साइड में रख रखे, वरना वो टच करती है। और सर्दियों का टाइम हो तो और दिक्कत होती है, रजाई में भी थोड़ा सा टच हो जाए ना तो भाई सब जागुल जाती है, अरे यार। तो वो बेचारे घोड़े के तो पैर ही गए यार दोनों अगले, अब घोड़े से चला नहीं चाहिए। मारना पड़ता को लगा चेतक अब तक छलांगे मार रहा था, अचानक हुआ क्या इसके, तो देखा अगले दोनों उसके खुद है ही नहीं। तो जैसे तैसे करके घोड़े को बाहर निकाला। मेवाड़ के अंदर रिवाज है कि राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर जाए तो युद्ध को लीड कोई सादड़ी का झाला करेगा। कौन करेगा? इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला मान। क्या नाम था? या उसी का एक नाम हमें और मिलता है, झाला बिद्दा। क्या मिलता है? तो प्रताप जब युद्ध भूमि से बाहर गए तो युद्ध को लीड किसने किया? झाला मान या झाला बिद्दा। अच्छा, मैंने अभी बताया कि पहले घाटी में लड़ाई हुई, घाटी में लड़ाई हुई तो मुगलों की सेना वापस भागी। जब वो सेना भाग रही थी तो मुगलों का एक फौजी था, उसका नाम था मिहत्तर खान। क्या नाम था? किसका फौजी है? वो बेचारा पीछे खड़ा था, उसको बड़ा बुरा लगा कि अरे यार फौज भाग रही है अपने, तो हल्ला मचाता, अरे भागो मत, अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है। झूठा ही। उसे लग, अब जब सेना ने सुना अकबर आ रहा है तो सेना रुक गई, दो कारण से। एक कारण तो ये कि अकबर आ रहा है तो और सेना लेके आ रहा है, तो थोड़ी पीछे सेना आ रही है, हौसला है भाई लड़ेंगे लड़ेंगे यार लड़ेंगे। फिर डर भी तो लगता है कि अकबर आया, उसको पता चला कि भाग गए थे, उल्टे लटका के छील देगा भाई साहब वो। तो सेना वहां पे रुकी थी, तो कोई पूछेगा कि किसने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचनाएं दी थी, और किसने प्रताप के बाहर निकलने पर युद्ध को लीड किया था? अकबर अटैक करता है अक्टूबर 1576 में, जून के अंदर मानसिंह वाली लड़ाई है। मानसिंह आसफ खान हार के गए तो अकबर ने कहा यार मैं वापस जाऊंगा। अच्छा, बादशाह खुद वापस आ रहा है, इसका मतलब यार बादशाह पहले हारा है, वरना भाई साहब आप पहले जब युद्ध जीत गए थे तो आप किस लिए आ रहे हो? वो बादशाह खुद।
मुगल बादशाह जाते नहीं थे लड़ाई करने के लिए, सेनापतियों को भेजा करते थे। पर इस बार भाई साहब वो चिरमिराट बड़ी है, लगा यार हमारी सेना गई, हार के कैसे आ गई, मैं बदला लेके आता। ऐसे फिर जुड़े नहीं जुड़े, सुना आपने वो जो रहीम जी जिन्होंने दोहे लिखे थे, प्रेम के दोहे लिखे, अकबर ने उनको कहा युद्ध कर, और रहीम जी उतने बड़े योद्धा थे भी, तो रहीम जी युद्ध करने के लिए कहां पर आ गए, मेवाड़। और रहीम जी बड़े सीधे आदमी, तो रहीम जी को लगा क्यों लड़ाई करनी, और प्रताप से क्यों लड़ाई करनी, किस बात के लिए हम प्रताप से लड़ाई कर रहे हैं, कि हम प्रताप कर रहे हैं तू हमसे दोस्ती कर लड़के। तो यही तो है, अकबर चाहता है कि प्रताप उससे क्या कर ले, संधि। तो संधि मतलब दोस्ती, तो दोस्ती तो यार दोस्ती की तरह होती है, ये थोड़ी होती है कि किसी कूट के कह मेरे से दोस्ती कर ले, या किसी से लड़ाई करके कहे कि तू मेरे से दोस्ती कर ले, ऐसे थोड़ी होता है। तो रहीम जी आए, रहीम जी आगे चुपचाप अपने कैंप लगाते हैं और आगे बैठ गए, उन्होंने प्रताप पर हमला ही नहीं किया। महीने भर में लिख के भेज दिया करते अकबर को कि पकड़ने के लिए गए थे लेकिन प्रताप हाथ। अकबर ये भी नहीं पूछ सकता कि भाई क्यों नहीं आया, अकबर कहता वेल ट्राई, लगे रहो बच्चों लगे रहो वापस। क्योंकि अकबर यदि ये पूछ ले कि क्यों हाथ नहीं आए, तो रहीम जी वापस लेटर लिख के पूछ ले, भाई मान सिंह, आसफ खान, तू खुद और शाहबाज खान, चारों बैठ के बता दो कैसे पकड़ना है, तो हम भी वैसे ही पकड़ लेंगे जाके। उल्टा अकबर जब वापस गया था तो मान सिंह आसफ खान रास्ते में मिले थे उसको। मान सिंह आसफ खान ने कहा वो पीछे प्रताप ही गया जो पकड़ के ला रहे हो आप। अकबर ने कहा चुपचाप कल दरबार में आ जाना। तुमने कहा हमने तो पहले ही कहा था रे वहां पार नहीं पड़ रही है, तो शाहबाज खान को भेजा था, शाहबाज खान की पार नहीं पड़ रही, इस बार किसको भेज दिया, रहीम जी। अब रहीम जी के अटैक बंद हुए तो मेवाड़ वाले भी शांत हो गए, ठीक है अटैक नहीं हो रहे तो अपने भी दूसरी चीजों पे ध्यान दो, दूसरी चीजें क्या, हथियार बनवाओ, आगे लड़ाई और करनी है अपने को, अनाज की व्यवस्था करके रखो, सैनिकों के लिए अनाज कहां से, कपड़े उपड़े सिलवा के रखो सब। इन्हीं दिनों में एक दिन महाराणा प्रताप के बेटे हैं, उनका नाम है अमर सिंह, क्या नाम है, वो घूमते घूमते उधर चले गए जिधर मुगलों के कैंप थे, जाके देखा मुगलों के कैंप खाली पड़े, कोई है ही नहीं। अरे ये क्या हुआ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, आवाज लगाई जाके रहीम जी रहीम जी, अंदर से महिलाओं की आवाज आई कि रहीम जी शिकार करने के लिए बाहर गए हुए, तो घर में कोई पुरुष है तो भेजो हमें बात करनी है। उनका सारे पुरुष शिकार करने के लिए गए हैं, कोई बात करनी, शाम को आना। अमर सिंह ने कहा सच्ची कोई नहीं है, बाहर आ जाओ सारी, वो सबको गिरफ्तार कर लाया। वो महिलाएं कह रहे कहां लेके जा रहे हैं, नहीं चुप फॉलो मी। आगे महाराणा प्रताप अपने कैंप में खड़े, उन्होंने देखा कि उनका बेटा अमर सिंह आ रहा है, पीछे पीछे कुछ महिलाएं आ रही है, पूछा अरे कौन है, क्यों पिताजी मैं देख लूंगा मेरे हिसाब से आप छोड़ो। अरे है कौन, तो कहा वो रहीम जी है ना मुगलों के सेनापति, हाँ कि वो शिकार करने के लिए गए हुए थे, तो मैं कर लाया। महाराणा प्रताप को पता चला, महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को डांटा, उन महिलाओं को कहा सॉरी तुम्हें इस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, हम युद्ध के मैदान में महिलाओं और बच्चों के साथ इस प्रकार का कोई व्यवहार करेंगे, और आप आराम से चाय पानी पियो, वापस अपने घर हम छोड़ के आएंगे आपको। वापस उनको सह सम्मान वापस भिजवाया, रहीम जी के नाम लेटर भिजवाया कि रहीम जी आज गलती हुई, दोबारा से इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। व्यक्ति अपने नैतिक गुणों से महान बनता है, उसकी मॉरल वैल्यूज किस प्रकार की है। युद्ध के मैदान में महिलाओं को उस समय गिरफ्तार कर लेना, परिवार को गिरफ्तार कर लेना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती थी, पर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए हुए परिवार को वापस भेज दे, इसका मतलब वाकई उस व्यक्ति में कुछ अलग बात थी। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि सांगा और कुंभा आप तब तक नहीं जानते जब तक राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते नहीं है। आप प्रताप को यूं भी जानते हैं भले ही आपने हिस्ट्री पढ़ी हो ना पढ़ी हो। कोई व्यक्ति कितना पॉपुलर हो सकता है उसका एग्जाम्पल यह है कि उसके घोड़े को भी लोग जानते हैं, वरना सांगा भी तो घोड़े पे चढ़ा ही होगा, कुंभा के पास भी घोड़ा रहा ही होगा, हमें नाम नहीं पता। कितना पॉपुलर है कि भारत की स्कूटर कंपनी स्कूटर बनाती, नाम रखती है चेतक। कितना पॉपुलर है कि पुलिस वाले आज भी जब गाड़ी रखते हैं तो पुलिस वाली गाड़ी का नाम क्या होता है, प्रताप। कितने पॉपुलर हुए होंगे कि उनको रुपए दिए थे एक आदमी ले जाके भामासा, आज हर कोई रुपए देने वाला क्या है, भामासा। ये उस व्यक्ति की लेजेसी है कि प्रताप पढ़ने के लिए आपको हिस्ट्री जानने की आवश्यकता नहीं, प्रताप जन जन के नायक है। वो गांव के अंदर बैठे हुए एक बूढ़े बा जिनकी एकदम हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो भी प्रताप के बारे में दो चार दोहे बोल ही देंगे आपके। तो रहीम जी की बेगमों को गिरफ्तार कौन सी जगह से किया गया था, किसने गिरफ्तार किया, लेकिन प्रताप ने उनको विद रिस्पेक्ट वापस पहुंचा। कहते रहीम जी की आंखों में आंसू आ गए थे। रहीम जी ने कहा प्रताप मैं नहीं जानता कि ये मुगलिया सल्तनत कितने वर्षों तक चलेगी, पर मैं ये जानता हूं कि जब तक सूरज और चांद रहोगे तुम हमेशा याद किए जाओगे। आपका दुश्मन आपकी तारीफें करे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप करके गए हो। यार सुल्तान खान ने आके पूछा कि भाई कहाँ है महाराणा प्रताप, है कहाँ, सब पहाड़ों में, कोई लोकेशन की नहीं पता। हम पकड़ने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे, सब पहाड़ों में कैसे जाएं, हमें लोकेशन नहीं पता, हम जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी सेना जाती है, बड़ी सेना जा नहीं सकती। वो पहले से तैयार बैठे हैं, हमला करके मार देते हैं। उनको अलग अलग रास्ते पता है, किसी दूसरे रास्ते से आके मार देते हैं। जनता पूरी की पूरी उनके साथ है। उनका साहब किसी गांव के अंदर जाओ,
किसी गांव के अंदर पानी पिलाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई, उसको यदि पता चल जाए कि महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए आए। तो सुल्तान खान ने कहा अंदर बैठे बैठे खाते क्या है? हथियार कहां से जाते हैं इनके पास, घोड़ों का दाना कहां से जाता है? साहब वो तो पहाड़ों में रास्ते हैं, वहां से बाहर से मंगवा लेते हैं। बाहर से कहां से? साहब एक रास्ता डूंगरपुर की तरफ से खुलता है, वहां से हेल्प आती है इनको। एक रास्ता पाली की तरफ खुलता है, वहां से इनको हेल्प आती है। एक रास्ता उदयपुर की तरफ से खुलता है, वहां से इनको हेल्प आती है। एक रास्ता अजमेर की तरफ से खुलता है, वहां से इनको हेल्प आती है। और सर अपनी हेल्प भी अजमेर की तरफ से आती है, अपने वाले को भील बीच में लूटते हैं। सब सैनिकों की हालत खराब है। अपनी एक सेना तो इसमें लगी रहती है कि अजमेर से अनाज सही पहुंच जाए, ताकि भूखे तो नहीं मरे। तो सुल्तान खान ने कहा यार अपने पहाड़ों में जाना ही नहीं तो पहाड़ घेर लो चारों तरफ से, रास्ते ब्लॉक करो। चार रास्ते इनके, हाँ चार रास्तों पे फौज लगाओ। चार रास्तों फौज लगाओगे तो अंदर सप्लाई जाने क्या हो जाएगी, बंद। भूखे मरते अपने आप बाहर आएंगे। खेल ही खत्म यार। तो सुल्तान खान ने कितनी छावनियां बनाई। अब भाई वास्तव में मुगलों ने ब्लॉक कर दिया एकदम मेवाड़ वालों को, ये अंदर बैठे हैं, बाहर से रास्ते बंद, न तो बाहर से कोई आ सकता है ना अंदर से कोई बाहर है। तो बैठे हो रहो भाई साहब। पर अंदर स्टॉक था तो कई दिन का मामला चल रहा था, पर स्टॉक कब तक चलेगा, एक दिन तो आपको बाहर आना पड़ेगा। इन बिटवीन जब वो अंदर बैठे हुए थे महाराणा प्रताप, बीच में दशहरे का त्योहार आया। कौन सा? अपने यहाँ राजाओं के टाइम में दो त्योहार बड़े इंपॉर्टेंट थे, पुरुषों के लिए दशहरा, महिलाओं के लिए गणगौर। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, क्योंकि दशहरे पे किसकी पूजा करते हैं, हथियारों की। तो राजा के टाइम में तो हथियार ही है सब कुछ। तो ये राजाओं का त्योहार था। अब तो हम हथियारों की पूजा फालतू में करते ही हैं। अभी घरों के अंदर कोई छोटी मोटी तलवार, कोई एक आधी बंदूक पड़ी रहती है, लोग उनकी पूजा करते हैं। पर अब क्या करना है पूजा करके, कहां जाना है? पहले युद्ध करने जाया करते थे, तो पहले ये होता था कि तलवार तलवार म्यान के अंदर होती, म्यान समझ गए, उसके कवर है जो। अब उसको जब अब पूजा करेंगे तो उसे बाहर निकालते हो, बाहर निकालते, तिलक विलक करते हैं उसके ऊपर। तो ये माना जाता कि यदि आपने तलवार म्यान से बाहर निकाल ली तो अंदर तभी जाए जब उस पर खून लगे। बिना खून लगे जाना नहीं चाहिए। तो खून किसका लगे, दुश्मन का। अब आजकल तो क्या करते हैं, अब दुश्मन तो कहां से लाए, है ना। और किसी अड़ोस पड़ोस में किसी को मार दे तो वैसा पुलिस पकड़ के ले जाए। तो अब तो सीधा सा है, खुद का अंगूठा एक थोड़ा सा तलवार के ऊपर करके खुद की खून आ गया, लगा दो अंदर डाल दो भाई साहब। क्या बाद में बकरा तो है ही, को झटका किया जा सकता है। और तो क्या कर लो, इतना ही किया जा सकता है। और ज्यादातर वो खुद लड़ाई कर लेते हैं इस प्रकार से। पहले राजाओं के टाइम में युद्ध करने जाया करते, तो अब दशहरे पे बैठ के जब पूजा करने के बाद में डिसाइड किया कि हमला कहाँ किया जाए, तो मंत्रियों ने, किसी ने कहा साहब देवल पे कर देते हैं, किसी ने कहा देसुरी पे कर देते हैं, किसी ने कहा देबारी पे कर देते हैं। दिवेर के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि सुल्तान खान खुद कहां पर बैठा हुआ था, दिवेर। मुगलों की सबसे अधिक सेना कहां पर लगी हुई थी, दिवेर। क्योंकि अजमेर से जो मुगलों की सप्लाई आती थी वो कौन से रास्ते से जाती थी, दिवेर। इसलिए वो अपनी सप्लाई बंद नहीं करना चाहते थे। तो सब मंत्रियों ने कहा साहब देसुरी देवल देबारी पर करते हैं, मुगलों की सेना कम है, तो एक तो कैंप उठा देंगे, रास्ता खोल देंगे, तो वहां से अपने को सप्लाई मिलेगी, और दूसरा दशहरे की पूजा कंप्लीट। एक पंथ दो काज। प्रताप ने कहा वाई नॉट दिवेर। जब दिवेर पे मुगलों की सेना ज्यादा है, दिवेर के अंदर तो सुल्तान खान खुद बैठा हुआ है, तो वो ज्यादा सही है ना। तो वहां मुगलों को कॉन्फिडेंस है, मुगल सपने में भी नहीं सोच पाएंगे हम दिवेर पर हमला करेंगे। रिस्क है तो